फिर जो कर्म के आधार पर हम पढ़ रहे थे सकर्म और अकर्म वो पूर्ण हो चुके हैं। उसके बाद में आगे है हमारी मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया यानी वाक्यों में मुख्य क्रिया का पता किस आधार पर लगाया जा सकता है या मुख्य क्रिया का को हम कैसे पहचान सकते हैं, उसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, किसी कार्य के करने या होने का बोध एक पद में कराने वाले शब्दों को मुख्य क्रिया कहते हैं। देखिए, कोई कार्य जिसके करने या होने का बोध यानी जानकारी एक पद में कराने वाले शब्दों को मुख्य क्रिया कहते हैं। जैसे श्रुति ने पत्र पढ़ा, श्रुति ने पत्र पढ़ा, विवेक हंसा, मधु गई। अब देखिए, श्रुति ने पत्र पढ़ा, ये थोड़ा लंबा वाक्य है, इसमें मुख्य क्रिया क्या है, तो किस आधार पर हमें पता चल रहा है, पत्र को पढ़ने के आधार पर श्रुति के द्वारा पत्र को पढ़ा गया। फिर विवेक हंसा, तो विवेक के द्वारा हंसा गया, तो यहाँ पर मुख्य हंसने की क्रिया हो रही है। ठीक है। तीसरी मधु गई, मधु के द्वारा जाने की क्रिया की गई, वो गई, तो इसलिए छोटे दो शब्दों में भी वाक्य पूर्ण हमें लग रहा है। तो यहाँ पर किसी भी कार्य के करने या होने का बोध एक ही पद में हो जाए, चाहे पद यानी वाक्य एक ही वाक्य में हो जाए, चाहे वाक्य छोटा हो या बड़ा हो। ठीक है, तो वहाँ मुख्य क्रिया कहलाती है। अब देखिए, इन वाक्यों में पढ़ा, हंसा, ये गई, ये सब मुख्य क्रियाएं हैं जो कर्ता के व्यापार को प्रकट कर रही है, यानी कर्ता के द्वारा जो किया जा रहा है उसे प्रकट कर रही है। ठीक है। अब देखिए, इन मुख्य क्रियाओं के निर्धारण के लिए, मुख्य क्रियाओं के निर्धारण के लिए हमारे व्याकरण में कुछ व्यवस्थाएं की गई है। ये चार आधार पर देखिए, उनका निर्धारण कैसे किया जाता है। मुख्य क्रियाओं का जिन स्थानों पर अनेक क्रियाएं होती है वहां पर मुख्य क्रिया का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, ये हम देख रहे हैं। अनेक क्रियाएं, एक ही वाक्य में बहुत सारी क्रियाएं हो, या फिर एक वाक्य में मुख्य क्रिया को पहचानने का क्या तरीका है, उसके लिए चार प्रकार तय किए गए हैं, निर्धारित किए गए हैं कि मुख्य क्रिया को पहचानने का क्या आधार स्तंभ हो सकता है या उसे कैसे पहचाना जाता है। उसके लिए हम देखते हैं कि सबसे पहले है कर्ता या कर्म के मुख्य व्यापार को देखकर, यानी कर्ता या कर्म के द्वारा किस प्रकार कार्य किया जा रहा है उसके आधार पर। अब देखिए, इसमें आपको पहला वाक्य दिया गया है, माधव स्कूल से चल चुका है। तो यहाँ पर देखिए, माधव जो स्कूल से चल चुका है, तो इस यहाँ पर माधव कर्ता का मुख्य व्यापार है चलना। ठीक है, माधव करता है और इसका मुख्य व्यापार है चलना। ठीक है, यहाँ स्पष्ट हो रहा है वाक्य में कि कर्ता या कर्म के मुख्य व्यापार को देखकर क्रिया का निर्धारण किया जाता है। तो यहाँ पर हम कर्ता देख रहे हैं, कर्ता है माधव जो स्कूल से चल चुका है, तो चलना जो है वह उसकी क्रिया है। ठीक है, तो इसमें अन्य पदों से पहले आई है चलना क्रिया, अतः चल को मुख्य क्रिया कहा जाता है। अब देखिए, ये चुका है, ये तो अन्य क्रिया है, बाद वाली क्रिया है। ठीक है, तो ये जो चलना है ये अन्य क्रियाओं से पहले आई है, तो यहाँ पर मुख्य क्रिया चलना हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर पहली जो प्रकार निर्धारण का तरीका है वो है कर्ता या कर्म के मुख्य व्यापार को देखकर। तो देखिए, कर्ता या कर्म का मुख्य व्यापार क्या है, स्कूल से चलना। तो जो माधव जो है कर्ता, वो स्कूल से चल चुका है, तो चलना या चल चुका है,
यानी हमें यह पता चल रहा है कि वह स्कूल से रवाना हो चुका है। तो बाकी जो क्रिया है चुका है तो वह मुख्य क्रिया के बाद आई है। तो कहते हैं ना मुख्य क्रिया अन्य क्रियाओं से पहले आती है। तो यहाँ जो चलना है जिसका हमने पता लगाया है कर्ता के आधार पर, कर्ता का जो मुख्य कार्य है वो है चलना। तो इसीलिए यहाँ पर भी चल क्रिया जो है इसको हम पहचानेंगे कि यह मुख्य क्रिया है। ठीक है। अब दूसरा जो इसका निर्धारण करने का तरीका है वो है कि क्रियापद के अर्थ को देखकर। अब क्रियापद का अर्थ क्या है? तो देखिए इस दूसरे वाक्य में सांड जो कर्ता का मुख्य व्यापार है घूमना। सांड जो करता है यहाँ पर देखिए सांड प्रायः घूमते हुए चला आता है। तो सांड जो करता है इसका मुख्य व्यापार क्या है? घूमना। ठीक है, घूमते हुए। ठीक है। और घूमना जो क्रिया है यह शेष क्रियाओं से पहले आई है। शेष क्रियाओं से पहले आई है। तो इसीलिए इसी को मुख्य क्रिया माना जाएगा। अब चला आता है, चलना, आना ये भी क्रियाएं हैं, लेकिन घूमना जो है यह सबसे पहले आई है। सांड जो करता है उसके द्वारा जो घूमने की क्रिया है वो की जा रही है और वह सर्वप्रथम की जा रही है। इसीलिए यहाँ पर मुख्य क्रिया का निर्धारण हम करेंगे घूमते हुए। ठीक है। अब देखते हैं हम यहाँ पर तीसरा वाक्य इसमें है प्रायः मुख्य क्रियाएं अन्य क्रियाओं से पहले आती है। अब देखिए ये तो जैसे हर वाक्य में हुआ ही है कि जो मुख्य क्रिया है वो अन्य क्रियाओं से पहले आती है, लेकिन पहले वाक्य में जो करता है उसके मुख्य व्यापार को देखकर, यानी उसका मुख्य कार्य क्या है? चलना। और वो चलना जो है वह चुका क्रिया से पहले आ गई है, इसलिए हमने चलना को मुख्य क्रिया माना। और दूसरे वाक्य में क्रियापद के अर्थ को देखकर, यानी कि सांड का प्रायः घूमना, तो यह सांड का प्रायः घूमना जो है यह भी इसके अर्थ को प्रकट कर रहा है और घूमते हुए चला आता है, मतलब ये इसका सामान्य व्यवहार है। तो ये प्रथम क्रिया घूमते हुए है, इसलिए हमने इसका निर्धारण मुख्य क्रिया के रूप में किया। तीसरा मुख्य क्रिया वही है जो अन्य क्रियाओं से पहले आ रही है। ठीक है। तो तीसरा वाक्य है तब मैं पाठ याद कर रहा हूँगा। तो तब मैं पाठ याद कर रहा हूँगा, उसमें मैं तो करता है, आप सब जानते हैं मैं यहाँ करता है, और उस कर्ता का व्यापार क्या है? याद करना। ठीक है। पाठ को याद करना उसका मुख्य व्यापार है। तो यहाँ पर याद के साथ कर जुड़ने पर यह क्रिया बनी हुई है। ये देखिए आप समझ रहे हैं इसमें वाक्य में कि तब मैं पाठ याद कर रहा हूँगा। सिर्फ याद रहा हूँगा लिखने मात्र से वाक्य पूर्ण नहीं हो रहा है। तो कर जो है यह इसकी सहायक क्रिया है। याद के बाद कर लगने से याद जो क्रिया है इसको पूर्ण रूप मिलता है। ठीक है। तो ये हमें पता चल गया कि ये बाद में आने वाली क्रिया है करना। इससे पहले आ गई याद। तो याद करना जो क्रिया है यह मुख्य क्रिया हो गई। ठीक है। जो रहा होगा ये अन्य क्रियाएं, बाद आने वाली क्रियाएं हैं। इसलिए यहाँ पर जो करता है मैं है, इसका मुख्य कर्म क्या है? मुख्य क्रिया क्या है? याद करना। तो यहाँ पर याद करना इसकी मुख्य क्रिया है। ये हमने किस आधार पर पता लगाया कि जो अन्य क्रियाएं हैं उनसे पहले जो मुख्य रूप से क्रिया आ रही है याद करने की क्रिया, तो वह हमारी मुख्य क्रिया हो। ठीक है। ये हमारे 3 तक हो गए। अब आगे हम चौथा इसका निर्धारण देखते हैं कि और मुख्य क्रियाओं का निर्धारण चौथी अवस्था में किस आधार पर होता है। तो चौथी अवस्था है
सहायक क्रियाएं मुख्य क्रियाओं के बाद प्रयुक्त होती है। तो जैसा कि हमें पता है कि मुख्य क्रियाएं पहले प्रयुक्त होती हैं, तो सहायक क्रियाएं तो बाद में ही प्रयुक्त होंगी। तो कई बार ये स्थिति आ गई, जैसे कि वाक्य में अब गाड़ी को धक्का दिया जा सकता है, तो इसमें मुख्य क्रियापद है कि चौथे जाना, दिया जा सकता है, ये जा सकता है, ठीक है। जबकि देना, देना भी क्रिया है, लेकिन यहाँ पर मुख्य क्रिया देखिए कैसे दिया जा सकता है। अब सहायक क्रियाएं मुख्य क्रियाओं के बाद प्रयुक्त हो रही है। सकना, ठीक है, यहाँ पर सकना भी है क्योंकि यही कर्ता का मुख्य व्यापार है और वह अन्य क्रियापदों से पहले आया है। तो यहाँ पर भी यही माना जाएगा कि जाना क्रिया मुख्य क्रियापद है। गाड़ी को धक्का दिया जा सकता है, ठीक है। अब ऐसी स्थिति हो गई है कि अब गाड़ी को धक्का दिया जा सकता है। अब अगर हम इसको न कहें कि अब गाड़ी को धक्का दिया सकता है, नहीं, वाक्य पूर्ण होगा। मुख्य क्रिया जा के प्रयोग होने से ही वाक्य पूर्ण होगा। इसीलिए यहाँ पर गाड़ी को धक्का दिया जा सकता है, या इसमें जा मुख्य क्रिया है। इसी प्रकार इन 4 तरीकों से हमें मुख्य क्रिया का निर्धारण पता चलता है कि कर्ता या कर्म के मुख्य व्यापार को देखकर, जहाँ पर हम कर्ता या कर्म के मुख्य व्यापार को देखकर क्रिया, मुख्य क्रिया का पता लगाते हैं कि माधव स्कूल से चल चुका है। मुख्य क्रिया कौन सी है? चल। दूसरा क्रियापद के अर्थ को देखकर, अब क्रियापद है घूमते हुए, इसका अर्थ ये है कि यह सांड का सामान्य व्यवहार है, घूमते हुए चले आना, ठीक है। तीसरे में प्रायः मुख्य क्रियाएं अन्य क्रियाओं से पहले आती है, तो इसमें हमें ये पता रखना है कि प्रायः मुख्य क्रियाएं अन्य क्रियाओं से पहले आती है। और अगले में बिल्कुल इसका विपरीत, विपरीत में सहायक क्रियाएं मुख्य क्रियाओं के बाद प्रयुक्त होती है। यहाँ पर मुख्य क्रिया है जाना, तो यहाँ पर सकना उसके बाद अन्य क्रिया के रूप में प्रयुक्त हुई है, ठीक है। ये हमारा आज का टॉपिक।